स्टूडेंट्स, क्लास 11 की आज जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक सेट थ्योरी का जो रिमेनिंग पार्ट्स है, पार्ट 2, सेट थ्योरी पार्ट 2, सेट थ्योरी पार्ट 2, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग सबसेट्स तक देखे थे पिछले क्लासेस में। अब सबसेट्स से रिलेटेड कुछ बातें और करनी थी मुझे, और इसीलिए यहाँ पे हमने रोका था, है ना। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे, फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँगा सबसेट्स को। जैसे कोई सेट्स है और ये है एक दूसरा सेट जो इसके अंदर है, एक दूसरा सेट जो इसके अंदर है, इनके अगर कई नाम हैं ए बी सी, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको कैसे कहेंगे। और इसका नाम अगर ई है तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ ई। देखिए, सबसेट्स को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, और हमने बताया था कि एनसीईआरटी ने सबसेट्स को इस सिंबल से न डिनोट करके बल्कि किससे डिनोट किया है, ऐसे। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो एनसीईआरटी में केवल हम ही नहीं बल्कि फॉरेन राइटर्स और जो हायर एजुकेशन में आपको ये देखने को मिलता है, इसीलिए कंपटीशन में देखने को मिलता है, आईआईटीज में देखने के लिए मिलता है। अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस सिंबल और इन दोनों सिंबल्स का यूज आपको मिलेगा, और दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग वो सिंबल यूज करेंगे जो इंटरनेशनल सिंबल्स हैं, न कि केवल इंडिया में या न कि केवल एक बुक में डिनोट किए जाने वाला सिंबल्स। इसलिए सबसेट्स को हम ऐसे न लिख के, हम लोग ऐसे न लिख के बल्कि ऐसे लिखेंगे। इस वाले सिंबल का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसका नहीं करेंगे, है ना। तो लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी में आपका इस सिंबल का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि अगर ऐसे लिखा हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ई, बी इज सबसेट ऑफ ई एंड सी इज सबसेट ऑफ ई। ये सब अलग अलग आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। अब जैसा कि सबसेट्स का मतलब भी हमने डिफाइन करा था, फिर से देखते हैं। सबसेट्स का मतलब होता है, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी कोई चीज लिखा है, दैट इज डिफाइंड बाय x बिलोंग्स टू ए, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। अब इम्प्लाइड का मतलब क्या है, इसको हमने बतलाया था। इम्प्लाइड का मतलब क्या है, इसको क्या क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइड दैट और इम्प्लाइज्ड इम्प्लाइज दैट, और इसके बाद पढ़ेंगे इफ पार्ट, और क्या पढ़ेंगे, आर नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन किसी भी थ्योरम्स के होल्ड करने के लिए ये दोनों पार्ट्स, नेसेसरी और सफिशिएंट, दोनों पार्ट्स नेसेसरी होते हैं। तो इसी प्रकार से ये नेसेसरी कंडीशन है, ये उसका, इसका मतलब क्या है। अगर कहीं ऐसे लिखा है पी इम्प्लाइज क्यू, दैट मीन्स इफ पी देन क्यू, पी देन क्यू। अगर पी है तो क्यू को होना पड़ेगा, है ना। अगर पी है तो क्यू को होना पड़ेगा। बहुत बार बच्चे इस सिंबल्स का जहाँ मन में आए वो यूज कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। जहाँ इक्वलिटी लिखना चाहिए वहाँ इस सिंबल का यूज करते हैं कि अच्छा लगेगा, तो वहाँ मार्क कट जाते हैं आपको। इसलिए इसका मीनिंग समझना है कि कब कहाँ कैसे यूज किए जाए। देखिए, मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप सिंबल्स का जो यूज कर रहे हैं कब कहाँ कैसे किया जाए, है ना। जो टर्म हम यूज कर रहे हैं कहीं वर्ड का यूज करें, लेकिन जो यूज करें वो एथेंटिक होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अच्छा लगने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। मैथमेटिक्स में अच्छा का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कई बार ये होता है कि बहुत इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें कलाकारियाँ किया जाए, तो उससे कोई आपको प्लस नंबर नहीं मिलेगा बल्कि उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको सबसेट्स है, इसका मतलब इफ पी देन क्यू, ठीक है। अब इसी का उल्टा अगर सिंबल ऐसे यूज किया जाए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज्ड बाई, है ना। दोनों को एक साथ देखेंगे इसको भी, क्योंकि आगे इस तरह की सिंबल्स का हम लोग बहुत यूज देखेंगे, है ना। और वाकई में मैथमेटिक्स स्टार्ट 11th से ही होती है, उसके पहले तो हम लोग सिंपली कैलकुलेशन सीख के आए। वाकई में जो मैथमेटिक्स है वो हम लोग यहीं से देखेंगे, और वह
जो एक लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, जो थियोरेटिकल सेक्शन से आपको लगेगा हाँ मैथमेटिक्स में कुछ है, ठीक है, इस क्लासेस से, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लाइज्ड बाई, इम्प्लाइज्ड बाई, और क्या पढ़ते हैं, ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट, और क्या पढ़ते हैं, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ये इसको पढ़ने का तरीका है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबसेट्स की डेफिनेशन हो गई, सबसेट का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब कुल कितने सबसेट्स पाए जाएंगे, ठीक है, जैसे किसी सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं, ए इक्वल टू, आप सपोज ए भी ले लें, है ना, अगर इनकी हमें सबसेट्स लिखने हो, है ना, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट ए हैविंग एलिमेंट ए एंड बी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसेट्स जब भी लिखेंगे तो पहला नल सेट्स और फिर सिंगलटन एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे और फिर दोनों जो है डबलेट को ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके सारे सबसेट्स हो गए किसी सेट्स के। तो इसका मतलब ऐसे ही अगर 3 है, आप इसको कैसे लिखेंगे, 5 ए बी सी, ए बी बी सी ए बी सी, काउंट करिए, अगर 8 हो गया तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर 3 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, अगर 2 एलिमेंट है 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, देखिए 4 है, ठीक। अगर 1 एलिमेंट है, ओनली 1, तो हम क्या देखेंगे, 5 ए, ठीक है। और इस प्रकार से अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या देखेंगे, सबसेट्स में भी 5, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना। अल्टीमेटली हम इस प्रकार से क्या पाएंगे, 2 की पावर n, है ना। और ये कैसे मिल रहा है ना, ये मिल रहा है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट प्लस nCn, जैसा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम इसको देखेंगे आगे हम लोग। ये चीज़ ये जो बात लिखी जा रही है इक्विवेलेंट इतना, ये कैसे हो गया, जैसे n थिंग्स में से कोई भी चीज़ न लिया जाए, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जब कुछ था ही नहीं तो कुछ में से कुछ नहीं लिया, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए n है, जैसे इसी में से कहें कितने 5 हैं, है ना, जैसे 5 लिया गया, मतलब इन तीनों में से एक भी एलिमेंट नहीं लिया गया, इसका मतलब ये हो गया nc0। आप देखिए n में से 1 मतलब सिंगलटन एलिमेंट लिया गया, तो देखिए nc1 कर दिया, और जब डबलेट लिया गया तो देखिए इसको कर दिया nc2, और अगर ट्रिपलेट लिया जाएगा, ऐसे अगर n में से n मतलब टोटल को लेके बनाया जाए, तो ये आगे चल के हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। इसको हम लोग वहाँ प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानना है कि ये चीज़ कैसे इतना हो गई, कि इसका ये फार्मूला है। अभी हम सिर्फ इसको फार्मूले के रूप में ऐसा आप इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से भी देखेंगे आगे, चूंकि हम लोग को मैथमेटिक्स में यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन भी पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ना है, तो ये चीज़ें और भी क्लियर होंगी कि कैसे हम इसको दिखा सकते हैं, या केवल फार्मूला याद करेंगे। मैथमेटिक्स में फार्मूला नहीं होता, मैथमेटिक्स में फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी चीज़ है उसका रीजन पता होना चाहिए कि क्यों है, कैसे है, किस लिए है, इसका क्या यूज है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। नो, ये सबसेट्स का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स क्या है, इसको लिखते हैं ऐसे, है ना, ऐसे। इसको क्या पढ़ेंगे, व्हाट, है ना, इज प्रॉपर सबसेट। ऐसे ही जो सबसेट का कॉन्सेप्ट था उसको रीड करने के लिए हमने पिछली वीडियोज में इसके बताया था क्या क्या पढ़ते हैं, है ना।
कोई एक चीज़ नहीं पढ़ते, कई चीज़ें पढ़ते हैं, हम तो सबको डिटेल में बताते हैं। ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और क्या पढ़ते हैं? बी इज सुपरसेट ऑफ। इस प्रकार से हम अब इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? A and B are two sets and B is at least one element more than set A, then A is called subset of B. And if B having at least one element more than set A, then A is called proper subset of B. At least one element, ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए बी के पास, ए से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इस सेट को, जो सेट ए है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट्स कहेंगे। जैसे इसीलिए क्या करते हैं, फाई को या फिर टोटल सेट्स को, है ना, टोटल सेट्स को, फाई तो क्वेश्चन में अगर कह दिया नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स तो फाई को निकाल देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कहे कि प्रॉपर सबसेट्स लिखिए तो एक एलिमेंट को हम निकालते हैं जो टोटल इक्विवेलेंट वाला होता है, बराबर वाला होता है। जैसे सबसेट्स में इसीलिए ए इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। ए इक्वलिटी का साइन कुछ और नहीं है, ये इक्वलिटी का साइन है क्योंकि वहाँ पर इक्वलिटी को भी लिखा जाता था। जैसे अभी सबसेट्स को हम लोग देते हैं ए इक्वल टू ए बी था, तो इसका सबसेट्स लिखे हैं फाई ए बी और फिर टोटल ए बी लिख लिए, और ए बी का मतलब यही तो पूरा पूरा सेट है ए, ठीक। तो आप चूंकि इक्वलिटी को होल्ड कर दिया कि नहीं, अगर ये है तो इसको हटा देंगे तो अब ए नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। अगर मैं ए के प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं तो ये हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट्स, है ना। ये एग्जांपल हो गया प्रॉपर सबसेट्स का, एग्जांपल हो गया ए इक्वल टू ए बी, देन प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, देन प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएंगे? ए, फाई ए बी, है ना। अब यही क्वेश्चन में कह रहे कि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, तो फाई को भी निकाल देंगे, है ना। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स में क्या करेंगे? ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट्स अगर पूछे जाए कितने होंगे किसी सेट में, इफ ए सेट हैविंग, नोट लगाइए और इसको हम लोग नोट करके लिख लेंगे, नोट, इफ ए सेट हैविंग n elements, then its proper subsets having to the power n minus 1 elements, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा नोट नंबर सेकेंड, इसमें हम देखेंगे सेकेंड, ठीक, इफ ए सेट हैविंग n elements, then its proper subsets, then its नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स अगर करते हैं, नॉन एम्प्टी दूसरा हो जाएगा, केवल इतना चेंज कर दिया, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स हैविंग टू द पावर n माइनस 2 एलिमेंट्स। ये हमारा सेकेंड नोट हो गया। फर्स्ट नोट इसके पहले हमने देखा था, ठीक लिखा था, सेकेंड में हमने थोड़ा सा करेक्शन करके लिख लिया। आप इसको वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कैसे सबसेट्स लिखेंगे, कितने सबसेट्स होंगे, इसको हम लोग निकाल लेंगे। कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे, कितने नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स होंगे, इन्हें भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जो सेट्स में हमारा न्यू टॉपिक है वो पावर सेट है। सबसेट्स के बाद पावर सेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर सेट, जिससे आईआईटीज में भी क्वेश्चन आते हैं। पावर सेट, कलेक्शन ऑफ all the subsets is known as power set. It is denoted by P of A or rho of A. Now firstly
E of A or row of A. Examples: if A is equal to AB, then E of A is equal to phi A within curly bracket B AB। सारे सबसेट्स को हमने लिख लिया और अब इनका कलेक्शन कर दिया। डेफिनेशन नहीं कहती, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स। सबसे पहले हम सारे सबसेट्स को लिख लेंगे और उसके बाद उनका कलेक्शन विद इन कर्ली ब्रैकेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो सेट मिलेगा पी ऑफ ए, इसे हम पावर सेट्स कहेंगे। अब एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जो आईआईटी में पूछा गया था, हम उसको लेते हैं। ये 2005 में जो पहले सीबीएसई इंजीनियरिंग के नाम से होती थी, अब तो उसे हम आईआईटी मेन कहते हैं। ठीक है, उस एग्जाम में पूछा गया था ए इक्वल टू 5, देन फाइंड E of A, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट का पावर सेट, है ना। ये 3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? अगर 5 है तो इसका सबसेट्स भी 5 होगा और इसका कलेक्शन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा। अब इसका फिर से हम पावर सेट निकालें तो ये हो जाएगा 5 और फिर जो सेट है सिंगलटन उसे हमने ले लिया, फिर दोनों का कलेक्शन कर लिया। और फिर अगर हम तीसरा लिखते हैं पी ऑफ ए ऑफ पी और फिर इसका पावर सेट, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और फिर पहला एलिमेंट, है ना। सबसे पहले तो हम 5 लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ही हो गया। सेकेंड एलिमेंट चूँकि ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट में है इसलिए कर्ली ब्रैकेट और लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में ये विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कर्ली ब्रैकेट हमारा कहीं से छूटने ना पाए, क्योंकि सारा जो दारोमदार है कर्ली ब्रैकेट पे डिपेंड है इसका। अगर आपने कुछ भी फॉल्ट किया तो फिर टोटली फॉल्ट में चला जाएगा। अब ये हो गया हमारा 5 सेट और ये पूरा हो गया 5 और इन सब को हम विद इन कर्ली ब्रैकेट। आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा कर्ली ब्रैकेट है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कर्ली ब्रैकेट को लेकर, और कोई भी कर्ली ब्रैकेट अगर मिस करता है तो ये पूरा का पूरा फॉल्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत विशेष सावधानी के साथ करनी चाहिए जिससे फॉल्ट ना हो। ठीक है, अब हमारा कलेक्शन ऑफ पावर सेट्स हो गया। अब हम बात करेंगे डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स disjoint set। A intersection B equal to 5, that means ठीक है, if A and B are two non-empty set, definition लिखेंगे। ठीक, if A and B are two non-empty sets having no any element is common, therefore that set is called disjoint set, or otherwise we can write it A intersection B equal to 5। अब अगर दो सेट हम देख रहे हैं उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल A इक्वल टू ए बी और दूसरा B इक्वल टू सी डी। ठीक, देयरफॉर A एंड B आर disjoint set, disjoint, A and B are disjoint set। Now equal set, another set, equal set, equal set। ठीक, what is equal set? If two non-empty set A and B having same elements, ठीक है, जो सेट में एलिमेंट्स हो अगर वो इक्वल हैं, सेम हैं और उनकी जो कार्डिनलिटी है वो भी सेम है, तो हम ऐसे सेट्स को इक्वल सेट्स कहते हैं, है ना। अगर किसी सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं और उस सेट के सारे मेंबर सेम हैं, भले सेट में मेंबर्स इधर उधर लिखे हैं। जैसे एक सेट ए है, ए 1 2
if a equal to 1 comma 2 and b equal to 2 comma 1, therefore a and b are equal set, है ना. That means equal set having same cardinality and those elements involving that set both are similar. Now another set, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, और इसके पहले हम लोग को यूनिवर्सल सेट देखना है. यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? इफ ए सेट ए एंड ए के जो बाहर का जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन यूनिवर्सल सेट है जहां पे ए स्वयं होता है. दैट मीन्स universal set is defined a union a complement. ठीक, अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट्री सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी उस सेट के साथ मिला दिया जाए, या पूरे हम ये कहें कि पूरा जो जितना भी उससे रिलेटेड बातें हो सकती हैं वो यूनिवर्सल सेट है. जैसे अगर हम ये कहें कि नेचुरल नंबर का सेट क्या है, तो ये 1 2 3 अप टू डॉट डॉट, तो ये यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, किसके लिए? अगर हम सेट इसमें से एक कंसिडर कर लिए 2 4 6, ठीक है, एक हमारा एक छोटा सा सेट है 2 4 6, तो इस सेट के लिए ये हमारा n क्या है? यूनिवर्सल सेट जैसा बिहेव करेगा. ठीक है. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री सेट. ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री सेट? कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है? इट इज डिनोटेड बाय a डैश r e पावर c. ऐसे a कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या पढ़ते हैं? a कॉम्प्लीमेंट, इसे भी a कॉम्प्लीमेंट या a पावर डैश a डैश. ठीक है, आप ये कैसे डिफाइंड है? a डैश इज डिफाइंड u minus a, that is also defined x belongs to u and x does not belongs to a. ये इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में डिफिनीशन, चूंकि मैथमेटिकली देंगे इसलिए हम इसे हमेशा याद रखेंगे. ये डिफिनीशन हो गई, है ना. ये डिफिनीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसे नोट कर लें. अब हम एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे निकालेंगे, और इनको हम वेन डायग्राम से वेरीफाई भी करेंगे ये है क्या. जैसे एक सेट ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ही हो जाएगा. ये जो साइडेड सेक्शन है, साइडेड पोर्शन, साइडेड सेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. नाउ दैट इज यूनिवर्सल सेट सिंबल, और जब भी कोई सेट हम लिखते हैं तो ऐसे साइडेड सेक्शन ये कॉम्प्लीमेंट हो गया. ठीक है. अब हम इसको एग्जांपल से लेते हैं. एग्जांपल, इफ u इक्वल टू 2 3 5 6 एंड e इक्वल टू 2 5, देयरफॉर a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a, दैट इज इक्वल टू 2 5 को निकाल दीजिए 3 6, ये हो गया. ठीक है. तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस u में से 2 5 को निकाल दीजिए, इसे हटा दीजिए, बचा 3 6 हमारा आंसर हो गया. इसी प्रकार से हम लोग और भी क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं जिन्हें हम लोग करेंगे. अगर थियरी क्लियर है तो मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत जल्दी, है ना, 2-3 एक्सरसाइजों को 1 घंटे में निपटाया जा सकता है, जो हम लोग करेंगे. एक्सरसाइज पे जब आएंगे पहले थियरी को खूब क्लियर करते हैं. थियरी जितनी क्लियर रहेगी मैथमेटिक्स में उतनी ही आसानी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, चूँकि ये थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसमें जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. अब हम लोग पावर सेट हो चुका था, पार्टीशन ऑफ सेट्स की बात करेंगे.
पार्टीशन ऑफ सेट्स क्या होता है? P is called partition of, I'm sorry, P1, P2, Pn, P1, P2, Pn, Pi. Yes, is called partition of sets. If set X satisfying following property, following rules. Number first, the following conditions. Number first, Pi intersection Pj is equal to phi, and number second, union of I equal to 1 to n, Pi is equal to x, है ना। ये दो कंडीशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अगर वेयर इज डिफरेंट फ्रॉम आई इज डिफरेंट फ्रॉम जे, है ना, आई और जे इक्वल ना हो तो पी आई इंटरसेक्शन पी जे इक्वल टू फाइव। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी हम कोई दो पार्टीशन लें उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक कह रहा कि जितने भी पार्टीशन ले रहे हैं P1 P2 अप टू डॉट Pn सबका अगर यूनियन करें तो हमें x मिल जाए। अगर ऐसे दोनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो ऐसे सेट्स को हम पार्टीशन सेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग को क्लास 12th में जब प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। और यहाँ पे क्लास 11th में भी जब हम प्रोबेबिलिटी के सेक्शन को देखेंगे तो हमें पार्टीशन ऑफ सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसका तो NCERT में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसका यूज़ हम देखते हैं NCERT में भी और अदर बुक में भी। तो इसलिए चूँकि आपके कोर्स में IIT तक ही नहीं डाला गया है पार्टीशन ऑफ सेट्स की क्लास में, लेकिन हम इसको यहाँ पे इसीलिए डिस्कस करते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको आगे चलकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टीशन ऑफ सेट्स, जो आपको BSc में मिलता है, खासतौर से BSc में ही पढ़ाए जाते हैं एग्जाम्पल्स। तो अब देख रहे हैं एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट, इफ़ x इक्वल टू AB CD E, therefore P1 equal to AB, P2 equal to CD, P3 equal to E, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं here P1 intersection P2 is equal to 5, P2 intersection P3 is equal to 5, P3 intersection P1 is equal to 5, P1 union P2 union P3 is equal to x, है ना। देख रहे हैं कि हम कोई भी अगर ले रहे हैं इसमें से तो सब 5 मिल रहे हैं। इंटरसेक्शन किसी का किसी के साथ किया जा रहा है तो 5 मिल रहा है, और अगर उसका यूनियन किया जा रहा है तो पूरा पूरा x मिल जा रहा है। इस प्रकार से हम इसको क्या कहेंगे, ये पार्टीशन ऑफ सेट्स के ये एग्जाम्पल हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, if x equal to 1 2 3 4 5 6 7, therefore P1 is equal to 1 2, P2 is equal to 2 3, P3 is equal to 3 4 5 6 7। हम यहाँ देख रहे हैं कि P1 यूनियन P2 यूनियन P3 इज इक्वल टू पूरा पूरा x मिल रहा है, एंड P1 इंटरसेक्शन P2 इज इक्वल टू 5, P2 इंटरसेक्शन P3 इज इक्वल टू 5, है ना। इस प्रकार से P3 इंटरसेक्शन P1 इज इक्वल टू 5। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम लोग ले रहे हैं दो और दो का इंटरसेक्शन किया जा रहा है तो 5 मिल रहा है। इस प्रकार से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारी थ्योरम्स है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है पार्टीशन ऑफ सेट्स का वो इन एग्जांपल्स पे वेरीफाई इसको कर रहा है, इस पर लागू हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे। आज की क्लास को हमें समाप्त करते हैं।
और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पार्टीशन ऑफ सेट्स। आपको इसके आगे के जो वीडियोज हैं उसमें और सारी चीज़ें जो हम इसके बाद बात करेंगे, सब स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स की, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये आप या इसके लिए आपको एक क्लास 9th का जो हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स की बात जब हम नंबर्स में करते हैं एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स आर नंबर्स, है ना, इस टॉपिक पे हमारा जो क्लास 9th का नंबर सिस्टम का जो वीडियोज है उसको आप देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसके बाद आप फिर इसको देखें, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप वो क्लास 9th की वीडियो से आपका काम चल जाएगा, बशर्ते वहाँ जो हम लोग केवल रियल नंबर, रैशनल नंबर, इन सब की बात करते हैं, वो हम लोग रैशनल नंबर सेट की बात कर लेंगे, रियल नंबर सेट की बात कर लेंगे, इरेशनल नंबर सेट की बात कर लेंगे। केवल सिर्फ यही होता है यहाँ पे चेंजेस, और बाकी ये सारी चीज़ें वही रहती। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो नेक्स्ट वीडियो में हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, थैंक्स।